वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। सो फाइनली अब आपके एग्जाम्स आ ही गए हैं। बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और फाइनली अब आपके एग्जाम्स आ गए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं बेसिकली बात करने वाले हूं कि 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए और 10 दिन में क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देख के ये सोच के आए हो कि यार आज सर कोई चूरन दे देंगे, सर कोई आज एक स्लोगन दे देंगे जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, कोई मंत्र दे देंगे, तो वो मैं नहीं देने वाला हूं, ठीक है। और वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप आज सो के उठो और आप ये सोचो कि मैं 10 दिन तैयारी करता हूं और मेरा नेट जीआरएफ हो जाए। प्रैक्टिकली ह्यूमनली वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तभी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है अगर आप टाइम से पढ़ रहे थे, आपने पूरे सिलेबस में ध्यान दिया, आपने प्रॉपर रिवीजन किया, आपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, तभी एग्जाम क्वालिफाई होता है। वो सब फिजूल की बातें हैं कि जो होता नहीं, कुछ लोग कह देते हैं कि हाउ डिड आई क्वालिफाइड इट इन 15 डेज और 10 डेज, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अब जबकि 10 दिन बचे हुए हैं, जबकि सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, या क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी। तो उस बारे में बात करूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। अब क्या क्या नहीं करना है, देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो 4-5 महीने से, 3 महीने से, जिस भी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो मोटा मोटा आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। क्या क्या करना है मतलब सिलेबस पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पास्ट ईयर पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, ये 4 चीजें आपको ऑलरेडी पता है। बट 10 दिन में क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी नई चीजें करने लगते हैं, एक दूसरे को देख के, इधर उधर से सुन के, ठीक है, जिसमें उनका रिजल्ट जो है अच्छा होने की जगह, इंप्रूव होने की जगह डिटोरिएट हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। तो आज मैं स्पेसिफिकली पहले उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपको नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहली वो चीज क्या है जो चीज नहीं करनी। पहली वो चीज है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो यार। पूरी लाइफ हम यही करते आए हैं, गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, ये बहुत कॉमन सी हमारी फिलॉसफी है जो हमें शायद अपनी सोसाइटी से मिली हुई है या कई बार पेरेंट्स से भी मिली हुई है, कि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। अगर आप एग्जैक्टली सेम मटेरियल भी उठा लो ना, अगर आपने सेम बुक्स रेफर करी है, सेम सोर्स ऑफ मटेरियल रेफर किया है, सेम पास ईयर पेपर लगाया है, मैं तब भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी ना, दो लोगों की, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है, हमारी रिटेंशन पावर अलग है। हो सकता है कोई इंसान 15 दिन तक चीजों को याद रख पाता हो, कोई इंसान हो सकता है अगले दिन ही चीजें भूल जाता हो, ठीक है। किसी इंसान को हो सकता है 10 न्यूमेरिकल लगते हो चीजों को समझने में, किसी इंसान को हो सकता है 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके चीजें समझ में आ जाती है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, हाँ हेलो शंकर, मेरे इतने सवाल सही हो रहे हैं, तेरे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, अगर आपके कम सही हो रहे हैं और आपके दोस्त के ज्यादा सही हो रहे हैं, तो आप तुरंत पैनिक मोड में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो कि यार उसके तो इतने सही हो रहे हैं, उसका एग्जाम निकल जाएगा और मेरा नहीं निकलेगा। बट एक्चुअली ये जरूरी नहीं है ना, कि जिस हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट हो जहां पे आप कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जहां आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो। सो इन चीजों की पॉसिबिलिटी होती है। सो प्लीज, लास्ट मोमेंट है, 10 दिन का समय बचा है, प्लीज अपने आप को अपने दोस्तों से या किसी भी और कलीग से कंपेयर मत करना, अपने ऊपर फोकस करो, दूसरे के ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू। द सेकेंड थिंग इज डिफरेंट सोर्सेस। अब देखो, ये एक बड़ा कॉमन सा सिचुएशन रहता है स्पेसिफिकली लोगों के साथ, कि मैं लेट से एक्स सोर्स से पढ़ाई कर रहा हूं, एक्स बुक रेफर कर रहा हूं, और मेरा जो फ्रेंड है लेट से वाई बुक रेफर कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं, देखो आपको बताता हूं। वो आपको कहेगा कि यार मैं ना वाई सोर्स रेफर कर रहा हूं या वाई वेबसाइट रेफर कर रहा हूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे ना सारे सवाल सही हो रहे हैं। और मेरे सारे सवाल सही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि जो पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस बुक से आ रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये है ना, सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम्स होने लग गए तब से एक प्रॉपर एल्गोरिदम सेट किया जाता है और क्वेश्चंस रिपीट होना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आपको कह रहा हो कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन इस बुक से उठ के आ गया हो या इस पर्टिकुलर वेबसाइट से उठ के एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, कोई भी बोल रहा है, कल को अगर मैं भी बोल देता हूं ना, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपका बेवकूफ बना रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो एल्गोरिदम है वेबसाइट्स का, जो एनटीए फॉलो करता है, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फॉलो होता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आ जाना, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रॉपर प्लेगरिज्म को चेक किया जाता है। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे ये मत सोचो कि यार मैं ये सोर्स भी उठा लेता हूं, वो सोर्स भी उठा लेता हूं, मल्टीपल सोर्सेज उठा लेता हूं और कवर कर लेता हूं, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू कंफ्यूज यू। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो किसी भी नए सोर्स को मत उठाइए, किसी भी डिफरेंट सोर्स को मत उठाइए। जो सोर्स अब तक पढ़ते आ रहे थे, अगर अपने स्टडी मटेरियल यूज कर रहे थे तो वो यूज करो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूज कर रहे थे तो वो यूज करो, कोई स्पेसिफिकली बुक यूज कर रहे थे तो वो यूज करो।
डू नॉट चेंज योर सोर्सेज ऑफ मटेरियल एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट पिक समथिंग न्यू। अब पहले तो मैं सोर्सेस के बारे में बात कर रहा था कि कुछ नया सोर्स मत उठाइए, मतलब कोई नया स्टडी मटेरियल नहीं उठाइए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट पिक समथिंग न्यू। अब आप एक बार सोचोगे सर ये आप क्या कह रहे हो सर, अभी तो हमने बहुत सारी चीजें जो हैं नहीं पढ़ी है। भाई देखो, जितनी नहीं पढ़ी है ना, कोई बात नहीं, अगर आपने 70 to 80% भी सिलेबस कवर कर लिया है और वो ठीक से कवर कर लिया है, देखो हर चीज तो कवर करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपने दिमाग में ये माइंडसेट बना रखा है कि यार मैं 100% सिलेबस पढ़ के चला जाता हूं और एग्जाम क्रैक कर लूंगा, 100% सिलेबस कवर करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है या नेक्स्ट टू इंपॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, जितना भी अभी तक आपने कर लिया, जितना भी सिलेबस हो गया, चाहे वो 70% हो 80% हो, आप कोशिश ये करिए कि आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार उसके कंसेप्ट को इंप्रूव करते रहिए। कोई नया टॉपिक आप मत उठाइए, क्योंकि अब 10 दिन बचा है, लेट से आपने कोई नया टॉपिक उठाया और उसमें आपने 1-2 दिन वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो पहली चीज तो आपका टाइम खराब हो गया। दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जब आप कोई नया टॉपिक उठाओ तो इस समय आपको हो सकता है कि वो टॉपिक समझ में भी ना आए, ठीक है, या फिर यू विल एंड अप गेटिंग कंफ्यूज। कई बार होता है ना, हम लास्ट टाइम पे कुछ डिसीजन लेते हैं, लास्ट टाइम पे कोई टॉपिक उठा लेते हैं जिससे हमारी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तो हमें कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं है, कंफ्यूजन को कम करना है। सो वेदर इट बी एनी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, पेपर 1 का कोई टॉपिक हो, आपको कुछ नया नहीं उठाना है, ठीक है। नया सोर्स ऑफ मटेरियल भी नहीं उठाना है और नया टॉपिक भी नहीं उठाना है, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब करना क्या क्या है, ठीक है। अब हमने बात कर ली क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है, वो है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन कर लोगे, देखो मैं बताता हूं, मैं हर सेशन में ये चीज बोलता हूं, पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जो चीज जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन करना। क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर आपने उसको 10-15 दिन तक रिवाइज नहीं किया ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं स्टैम्प पेपर पे, 100% चांसेस हैं कि जितना भी आपने पढ़ा है उसका कम से कम 80 to 90% ऑफ द कंसेप्ट्स यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। हमारा जो माइंड है ना, ये लगता बहुत बड़ा है, बट इसमें अगर रिवीजन ना करो प्रॉपरली, इसको रिकॉल ना कराओ चीजों को, तो आपको चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी, आपको चीजें रिटेन नहीं रहेंगी। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, आप कोशिश करो कि उसको बार बार रिवाइज करो। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर डिस्कस करूंगा रिवीजन करने की टेक्निक्स। कुछ बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं जो लास्ट मोमेंट पे काम आती हैं, उसके बारे में उस वीडियो में बात करूंगा मैं। बट अभी के लिए ये ध्यान रखो कि जो भी अब आपके पास टाइम है, ट्राई टू रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज मच एज पॉसिबल। कम से कम टारगेट ये होना चाहिए कि 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स आपका हर सब्जेक्ट रिवाइज हो चुका। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर 10 दिन तो बचे हैं, कैसे रिवाइज करेंगे इतने कम टाइम में? उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑब्सेशन जो स्टूडेंट्स को हो जाता है। ऑब्सेशन सुना है? पागलपन, ठीक है। और वो पागलपन कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। और बहुत सारी लोगों की लुटिया ऑब्सेशन की वजह से डूबी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है ऑब्सेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि लाइफ में ना हम चीजें अपनी ईगो पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का हूं, अगर मैं अपने ईगो पे ले लूं कि यार मैं तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, लेकिन फाइनेंस में ना मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ माय टाइम ऑन फाइनेंस, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे फाइनेंस में स्पेशलिस्ट बनना है तो फाइनेंस में टाइम दिखाता हूं। बट अभी इस समय यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ठीक है, आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च करनी है, तो आप बेशक फाइनेंस में टाइम लगाइए, मार्केटिंग में टाइम लगाइए, एचआर में टाइम लगाइए, जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता है उसमें टाइम लगाइए। बट अभी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इट हार्डली मैटर्स कि आपने फाइनेंस के ज्यादा सवाल सही किए, मार्केटिंग के सही किए, एचआर ओबी में किए। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एचआर ओबी के सवाल ज्यादा सही कर लोगे तो नंबर कम मिल जाएंगे, इक्वल वेटेज ही है, ठीक है। सो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट? अगर आता है तब भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए अननेसेसरी, और नहीं आता है तो भी उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एडिक्वेट टाइम दें, ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पागल होकर उसमें अननेसेसरी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करने। और ये स्पेशली होता है एग्जाम सेंटर के अंदर, जब आप एग्जाम में बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप डीआई प्रैक्टिस कर रहे थे और डीआई में आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, आपको पता है कि यार और कोई सवाल हो या ना हो मुझसे, डीआई तो मुझसे गलत हो नहीं सकता। अब आप इस माइंडसेट से लेके एग्जाम में जाके बैठ गए एग्जाम सेंटर के अंदर। अब उस बार क्या हुआ अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट मुझे याद है जिसमें क्या हुआ, जो कैलकुलेशन थी वो बहुत लेंदी बना दी, बहुत बहुत लेंदी बना दी, और ऐसा आजकल एनटीए करने लगा है, कोई अलग सी बात नहीं है ये। अब इसमें होगा क्या, आप अपने माइंडसेट से जा रहे हो कि यार मेरे को तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, ठीक है, और वहां पे एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने चालाकी दिखा दी, उसने जो डीआई का पेपर है वो थोड़ा सा लंबा सेट कर दिया।
सो व्हाट यू विल डू, यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आपने आईसीटी के 5 सवाल सही किए या फिर डीआई के सही किए, ठीक है, बट अगर आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है बहुत सारे सवाल जो आप कर सकते थे, ठीक है, वो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ या फिर उनको ठीक से पढ़ ना पाओ। कई बार स्टूडेंट्स का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर छूटता भी है, 8-10 क्वेश्चन जो लास्ट के होते हैं वो नहीं अटेम्प्ट कर पाते, बस आंख बंद करके अक्कल बक्कल मम्मी बोल कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, किसी एक टॉपिक को लेके ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो हम इस बारे में बोलते तो हैं लेकिन कभी इसको समझते नहीं है, और इसको समझने का क्या मतलब है, पहले तो आप अपने आप को समझिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि एज एन इंडिविजुअल, एज एन एस्पिरेंट, मेरा पेपर 1 स्ट्रांग है या फिर मेरा पेपर 2। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आप एक दिमाग में ये टाइम फ्रेम लेके चलो, यार अगर मुझे 3 घंटे मिल रहे हैं, इफ आई एम गेटिंग 3 आवर्स इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें से मुझे 1 घंटे अप्रोक्सीमेटली देने हैं पेपर 1 को, 1 hour has to be dedicated for paper 1 and the remaining 2 hour has to be dedicated for paper 2। अब देखो होता क्या है कि अगर आपने सही से मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, अगर आपने सही से पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपको सॉल्व करते से ही पता चल जाता है, यू हैव अ फेयर आइडिया कि यार मुझे पेपर 1 में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे पेपर 2 में 2 घंटे कभी लगते ही नहीं है। इट हार्डली टेक्स मी समवेयर अराउंड 130 और 140 मिनट्स, 1 घंटे 40, 1 घंटे 45 मिनट में मैं पेपर 2 जो है वो सॉल्व कर लेता हूं, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि शायद ये मेरी स्ट्रेंथ है और इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, देयर आर नो कैलकुलेशंस विच आते हैं। स्पेसिफिकली मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि अगर मैंने यहां पे अपना टाइम बचा लिया, क्योंकि ओवरऑल आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, अगर आपने यहां पे अपना टाइम बचा लिया, कोई सेक्शनल टाइमिंग तो है नहीं, ठीक है, तो मैं पहले पेपर 2 उठाऊंगा, मैं पहले पेपर 2 पूरा सॉल्व कर दूंगा, और जो भी मेरे पास टाइम बचेगा एक्स्ट्रा 15 मिनट जैसे यहां से मैंने बचा लिए, आई एम गोइंग टू स्पेंड दैट इन पेपर 1, बिकॉज मुझे पता है कि पेपर 1 में डीआई आएगा, पेपर 1 में क्वांट आएगा, पेपर 1 में एलआर आएगा, जो थोड़ा सा मेरा टाइम मांगेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि मैं थोड़ा सा टाइम वहां पे ज्यादा दूं। तो पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपका पेपर 1 स्ट्रांग है, पेपर 2 स्ट्रांग है, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करके चलो कि ये पेपर मेरा कितनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर 1 बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वहां पे आप टारगेट करिए कि वहां पे आप 45 मिनट 50 मिनट में सवाल कर लें, ठीक है। तो ये माइंडसेट आपको लेके जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर के अंदर, अदरवाइज क्या करोगे, तुक्के मार के आ जाओ, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले जो हमने बात शुरू करी थी रिवीजन की, ठीक है। रिवीजन करना कैसे, पहले हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, क्या नहीं करना है। अब फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपको रिवीजन करना है। अब क्योंकि कम टाइम में रिवीजन करना है, 10 दिन का समय बचा है, तो रिवीजन करना कैसे, इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को कहते हैं रिवीजन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि अब आप कंसेप्ट तो नहीं पढ़ पाओगे। देखो यार 10 दिन में अगर आप सोचोगे कि मैं 10 पेपर 1 के टॉपिक्स रिवाइज कर लूं, 10 पेपर 2 के पेपर रिवाइज कर लूं टॉपिक्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप करोगे कैसे, आप करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आप करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी बुक जो भी आपको पसंद आती है, मार्केट में जो भी बहुत सारी बुक्स हैं, जो भी आपको पसंद आ रही है, उसको आप उठा लीजिए, उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बट क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, जो ऑप्शंस हैं, जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ए बी सी डी, उनको भी थॉरली पढ़ना है। अब उनको पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहली बात तो क्या कि आपको वो पढ़ते याद आ जाएगा कि यार लेट्स से मोटिवेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी क्या है, ईआरजी थ्योरी क्या है, विक्टर ब्रूम्स थ्योरी क्या है, ठीक है, अलग अलग जो थ्योरीज हैं मोटिवेशन की वो कौन सी है, उसके बेस पे आप ऑलरेडी रिकॉल कर पाए। इसी के साथ साथ क्या हुआ, कई बार कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे, कई बार ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है, उनको छोड़ते हुए नहीं चले जाना है। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑप्शंस पढ़े, और अगर ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो आप गूगल बाबा का इस्तेमाल कर सकते हो, और वहां से एटलीस्ट बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल में जाके पढ़िए, इन डेप्थ में जाके पढ़िए, बट बेसिक पढ़ के आप एटलीस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, और यही एक मेथड है रिवर्स इंजीनियरिंग का जो इस समय बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि लेट से एक दिन में मैं बोलता हूं कि 100 क्वेश्चंस आप लगा लेते हो 1.5-2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर लेट से 100 क्वेश्चंस लगा लेते हो। अगर आप इस समय 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे होगे, जो कि मैं मान के चल रहा हूं, तो आप 8 से 10 घंटे में कम से कम 500-600 क्वेश्चंस लगा पाओगे अलॉन्ग विद कंसेप्ट्स। पूरा नहीं ले रहा हूं क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर 500 क्वेश्चंस का भी टारगेट है और उसके अंदर 4 ऑप्शन भी पढ़ के चल रहे हो, तो भी आप एक दिन में 2000 कंसेप्ट अप्रोक्सीमेटली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस समय आपको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का ही इस्तेमाल करना है, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे ना, सिंसियरली जो मैंने बताया है उन चीजों को फॉलो करोगे, तो इसी अटेम्प्ट के अंदर दिसंबर 23 के अंदर आप जीआरएफ निकाल के लेके आओगे, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे।
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, और आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।